हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम देखेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, इसका पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग और इसका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था फेजेस ऑफ टीचिंग का। तो मैंने आपको बताया था फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होती है, यानी जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और वो सारे जो स्टेप्स होते हैं उन्हें ही हमने फेजेस में डिवाइड किया है। तो मैंने आपको बताया था कि फेजेस जो होती हैं टीचिंग प्रोसेस की, उनको 3 फेजेस में डिवाइड किया है टीचिंग की प्रोसेस को। पहला था प्री एक्टिव फेज़, सेकंड था इंटर एक्टिव फेज़ और थर्ड था पोस्ट एक्टिव फेज़। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, देखिए इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा प्री एक्टिव, यानी कि जब आप टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करने वाले हैं या टीचिंग की प्रोसेस में आप एक्टिव होने वाले हैं, उससे पहले जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं वो सारी तैयारी जो है वो इस फेज़ के अंदर आती है। In the pre-active phase of teaching, the planning of teaching is carried over. This phase include all those activities which a teacher perform before classroom teaching or before entering the classroom. यानी कि जो प्री एक्टिव फेज है उसमें वो सारी ही चीज़ें आती हैं, सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, सारी बातें आती हैं जिनको वो प्रिपेयर करता है एक टीचर, जिनकी वो प्लानिंग करता है किसी भी क्लासरूम में जाने से पहले। यानी जब आप अपनी क्लास में पढ़ाने जाने वाले हैं किसी टॉपिक को, ठीक है, उससे पहले आप डिसाइड करेंगे ना कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप क्या क्या कंटेंट जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, कौन से एग्जाम्पल्स देंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो वो सारी जो प्लाटिंग आप करते हैं वो इसी फेज़ में एक टीचर करता है। दूसरा पॉइंट है देयर आर 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस फेज़। तो अगर हम इस फेज़ को अच्छे से समझें डीपली तो इसमें इस फेज़ में 2 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आप स्टैब्लिशमेंट करेंगे अपने गोल का या ऑब्जेक्टिव का, यानी आपको क्लास में आप जा रहे हैं तो आपको आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक में क्या क्या डिटेल पढ़ानी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या क्या चीज़ें समझानी है, वो सारी चीज़ें आप पहले अपने माइंड में सेट करते हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है डिस्कवरिंग वेज एंड मीन्स टू एक्टिव दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब जब आपने ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड कर लिया, उसके बाद अब उसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे, कौन सा मेथड यूज़ करोगे उसको प्रेजेंट करने के लिए, वो डिसाइड करना इस फेज़ का सेकेंड स्टेज होता है, ठीक है। तो अब ये जो 2 स्टेप हैं कि सबसे पहले आप अपने गोल या ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करें, उसके बाद उस गोल या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, किस तरह से कराएंगे, वो सारी बातें जो है वो हम कैसे समझेंगे, कुछ एक्टिविटी के द्वारा आप समझ सकते हैं कैसे कराता है एक टीचर। प्री एक्टिव फेज़ इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो ये जो प्री एक्टिव फेज़ है, अपने ये 2 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए एक टीचर ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराता है। सबसे पहले क्या है, डिटरमाइनिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आप अपना गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट एंड नीड्स ऑफ द स्कूल एंड सोसाइटी। अब यहाँ पे बात आती है कि आप इंग्लिश के टीचर हैं, आप क्लास में गए, ठीक है, अब आपको बच्चों को इंग्लिश सिखाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से किसी भी तरीके से या कोई भी कंटेंट लाके बच्चों को सिखाने लगेंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए, वो बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से, यानी कि अगर बच्चे फर्स्ट क्लास के हैं तो उनकी साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि उनको हमें जो है वो कौन सी बातें सिखानी है फर्स्ट क्लास में इंग्लिश में, ठीक है। और अगर बच्चा 5th क्लास का है तो वहाँ पे उस स्टेज पे हमें क्या सिखाना है, क्या स्कूल जो है उसकी नीड है, क्या सोसाइटी की नीड है, ठीक है, क्या उसके करिकुलम की नीड है, वो सारी चीज़ों के हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हो। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू व्हाट चेंजेस टीचर एक्सपेक्ट इन स्टूडेंट्स बाय अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। अब दूसरी बात, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है,
उनको सिखाने में आपका कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में भी होगा कि हाँ, मैं ये सिखाने के बाद बच्चे में ये चेंज देखना चाहता हूँ। जैसे सपोज़ दैट आपने बच्चे को ग्रामर सिखाई, तो आप उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जो मैंने आज उनको टेंस सिखाया है वो बच्चे वो टेंस सीख जाएँ मेरे सिखाने के बाद और उन सेंटेंसेस को बना पाएँ, बोल पाएँ। ये आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी, है ना? तो जो डिटरमाइनिंग गोल है उसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं एज अ टीचर कि सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव, जो कि बच्चों की नीड के हिसाब से, स्कूल एंड सोसाइटी की नीड के हिसाब से और बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी बात, हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद ये सोचते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ऐसा होना चाहिए जो हम बच्चे के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है जब आप ऑब्जेक्टिव को चुन रहे हैं। दूसरी बात आती है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट। अब बात आती है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपका टेंस सिखाना ऑब्जेक्टिव है बच्चों को, तो उसके लिए आप कहाँ से कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं। आपको जो बुक दी गई है उसी से आप सिर्फ पढ़ाएंगे या बाहर से कोई बुक लेंगे या फिर इंटरनेट का यूज़ करेंगे, यानी कहाँ से कंटेंट लाएंगे, वो आती है दूसरा पॉइंट। तो आफ्टर फिक्सिंग ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचर डिसाइड्स अबाउट द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर लर्नर्स, यानी टीचर डिसाइड करता है कि अब मैं कौन सा कंटेंट जो है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बच्चों के सामने प्रेजेंट करूं। अब जब आप कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उस बच्चे को वो टॉपिक या ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कराने के लिए, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे बच्चों को ग्रामर सिखाना, ठीक है, उनका क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन जो है वो अच्छा बनाना। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जब आप कंटेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले है द डिमांड ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, यानी आपके सिलेबस या करिकुलम की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से आप कंटेंट को चुनोगे। यानी ग्रामर, अगर मान लिया आप 2nd क्लास के बच्चों को ग्रामर सिखा रहे हो तो उसमें क्या होता है, बहुत बेसिक ग्रामर होती है। तो आप ऐसा नहीं है ना कि बड़े बच्चों वाली ग्रामर बुक ला के उनको सिखाने लगोगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है उनके सिलेबस और उनके करिकुलम की, उसके हिसाब से ही आपको कंटेंट जो है उनके लिए तैयार करना है और वो ही प्रेजेंट करना है उनके सामने। दूसरा है द एक्सपेक्टेड टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चे के अंदर कि इसको पढ़ाने के बाद या इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के बाद बच्चे में चेंज आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको कंटेंट लाना है। आपका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए ताकि आपका जो वो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। थर्ड आता है लेवल एंड मोड ऑफ मोटिवेशन बी यूज्ड फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट ऐसा हो जो बच्चे को मोटिवेट कर सके, क्योंकि ऐसा बोरिंग सा अगर आप कंटेंट लेकर आए जिसमें बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है तो क्या बच्चा वो सीखेगा, क्या आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, क्या आप बच्चे में वो चेंज ला पाओगे, नहीं ला पाओगे ना। तो आपको मोटिवेशन का ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो उन बच्चों के लेवल का हो, सबसे पहली बात, और उनको मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट है सेलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स द टीचर शुड यूज़ टू एवेल्यूट द नॉलेज रिलेटेड टू द कंटेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपने कंटेंट में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट या मेथड्स को यूज़ करें जो बच्चों के लिए काफ़ी मतलब अच्छे हों। जैसे एक्टिविटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, खेल खेल में सिखा सकते हैं, है ना। तो ताकि बच्चे क्या है उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, सीखेंगे, और साथ साथ में आप उसमें कुछ ऐसा भी इंक्लूड करें ताकि बच्चों की जो नॉलेज है उसको हम एवेल्यूट भी कर सकें, यानी उसका असेसमेंट भी कर सकें, साथ ही साथ कि जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो भी रहा है कि नहीं, था ना। ताकि अगर आपको बीच में लगे कि बच्चों को इस चीज़ से सिखाने से या इस मेथड से सिखाने से प्रॉब्लम आ रही है तो वहीं पे आप उस मेथड को चेंज करके दूसरे मेथड को यूज़ कर सकें। तो ये भी ज़रूरी है कि आप उसको बीच बीच में चेक करते रहें। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि आप एक कंटेंट जब चूज़ कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि हमें ऑब्जेक्टिव अपना डिटरमाइन करना। सेकंड पॉइंट हो गया कि हमें कंटेंट, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंटेंट को डिसाइड करना है कि क्या हम लेंगे। थर्ड आता है सीक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। अब आपने जब कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब आप सीक्वेंसिंग करेंगे कि
कैसे हमें उसको प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने। जैसे मान लिया आपने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत बच्चों को लेक्चर दे के समझाऊँगा, थोड़ा बुक से, और थोड़ा मैं प्रेजेंटेशन दे के समझाऊँगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि पहले आपको लेक्चर देना है या बुक से प्रेजेंट करना है या प्रेजेंटेशन देना है। तो ये सारी चीज़ें जो पूरी प्रोसेस है सीक्वेंसिंग की, वो आती है थर्ड स्टेप। आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रेजेंटेबल कंटेंट, the teacher arrange the element of the content in a logical and psychological sequence। अब वो जो सीक्वेंस आप बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए आपका, बिल्कुल साइकोलॉजिकल होना चाहिए। साइकोलॉजिकल कैसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो सबसे पहले आप बोरिंग पार्ट को प्रेजेंट कर दें बच्चों के सामने। जैसे मान लिया आपने लेक्चर दे दिया बच्चों को, वो बोरिंग हो जाएगा। साइकोलॉजी को समझिए आप बच्चों की, वो फिर बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ सबसे पहले प्रेजेंट करनी ताकि बच्चों के अंदर कैसा हो जाए, वो एक्साइटेड हो जाएं उस चीज़ को सीखने के लिए कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा सा टॉपिक आया है, नया सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसे सीखने में मज़ा आएगा। तो आपको जो सीक्वेंसिंग करनी है अपने कंटेंट की, वो लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में करनी है। सीक्वेंसिंग शुड बी एबल टू असिस्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग ऐसी भी होनी चाहिए जिसको आप असिस्ट भी कर सकें कि आप की जो भी चीज़ें हैं वो बच्चे सीखते जा रहे हैं कि नहीं, उसको आप चेक भी कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मैथडोलॉजी। ठीक है, अब सेलेक्ट करते हैं आपकी मैथडोलॉजी को। आपने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, कंटेंट की सीक्वेंसिंग भी कर ली कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है। अब हम डिसाइड करेंगे मेथड या अप्रोच, यानी कौन सा मेथड या कौन सा अप्रोच हमें यूज़ करना है इस कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए बच्चों के सामने। दिस ऑपरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन टीचर एजुकेशन program। The teacher has to select appropriate strategy and tactics of teaching by keeping in view the content, the level of students and objective of teaching। ठीक है, तो जब आप कोई भी मेथड या अप्रोच चूज़ कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना कि आपका कंटेंट क्या है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लेवल। बच्चों का लेवल क्या है, यानी कौन सी लेवल के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के हैं या फिफ्थ क्लास के हैं या एट्थ क्लास के बच्चे हैं, उनके लेवल के हिसाब से आप मेथड या अप्रोच को चूज़ करेंगे। दूसरी बात आपका कंटेंट क्या है, और तीसरी बात आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आप ये जो सिखाने जा रहे हो उससे आप बच्चों के अंदर क्या चेंज चाहते हो, क्या उद्देश्य है आपका उसको सिखाने का। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मेथड या अप्रोच को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़। अब इन जो भी हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी है उसका डेवलपमेंट हम कैसे करें। द टीचर शुड ऑल्सो डिसाइड हाउ एंड व्हेन ही विल मेक यूज़ ऑफ द प्रीवियसली सेलेक्टेड मेथड एंड स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग। यानी आपने मेथड डिसाइड कर लिया, मान लिया आपने किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए 2-3 मेथड्स को चूज़ किया। ठीक है, आपने चूज़ किया कि हम बच्चों से कुछ एक्टिविटीज़ भी कराएंगे इस टॉपिक को समझाने के लिए, और हम कन्वर्सेशन भी रखेंगे बीच में, और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कराएंगे बच्चों की। तो आपने मान लिया 2-3 मेथड्स को चूज़ कर लिया बच्चों के उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। अब आपको ये पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि कौन से मेथड या स्ट्रेटजी को आपने किस टाइम पे यूज़ करना है। तो वो जो है वो डेवलपमेंट ऑफ आप स्ट्रेटजी कहलाएगा, यानी आपकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं बहुत सारी, उनको आप किस तरह से डेवलप करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज़ को कब यूज़ करेंगे। व्हेन एंड व्हाट डिवाइस ऑफ टीचिंग शुड बी यूज्ड। अगर आप कोई डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं वो भी डिसाइड कर लीजिए कि आप बच्चों को इस टॉपिक को समझाने के लिए बाहर ले जाएंगे या फिर किसी प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे या फिर लेबोरेटरी में ले जाएंगे, तो कौन सी आपको डिवाइस यूज़ करनी है, या व्हेन द टीचिंग एड विल बी यूज्ड। और अगर कोई टीचिंग एड यूज़ करना है तो कब आप उसको यूज़ करेंगे। व्हेन एवेल्यूशन एक्सेट्रा विल बी डन। अगर आपको बच्चों का असेसमेंट या एवेल्यूशन करना है तो वो कब करेंगे, आप बीच बीच में करेंगे या टॉपिक पूरा ख़त्म होने के बाद करेंगे, किस तरह से करेंगे, टेस्ट लेके या जस्ट क्वेश्चन करके, असाइनमेंट दे के। वो सारी चीज़ें जो हैं
वो आप पहले से डिसाइड करते हैं। किसी भी क्लास में जाने के से पहले क्या आपको पढ़ाना है, पढ़ाना शुरू करने से पहले, क्योंकि ये क्या है, प्री एक्टिव फेस है, तो सारी चीज़ें आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन सा इवोल्यूशन मेथड यूज़ करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, किस टाइम पे यूज़ करनी है, कौन सा कंटेंट यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस फेज़ के अंदर आती हैं। अ डिसीजन अबाउट इवोल्यूशन टूल एंड टेक्निक, साथ में अगर आप कौन से इवोल्यूशन के लिए कौन से टूल या टेक्निक को यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज, प्री एक्टिव स्टेज। बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है मेजर, मैंने आपको बोला कि 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, दूसरा आता है कि वो ऑब्जेक्टिव जो है उसे हम कैसे अचीव करेंगे, कौन से कंटेंट जो है उसके लिए यूज़ करेंगे, कौन से मेथड यूज़ करेंगे। सो दिस स्टेज इज़ ऑल अबाउट वर्किंग आउट द डिटेल्स ऑफ द टीचिंग और एक्टिविटीज़ अ टीचर वांट टू परफॉर्म इन द क्लास। यानी ये स्टेज कैसी है, इसमें सारी चीज़ें वो हैं कि एक टीचर क्लास में जाने के बाद क्या क्या करेगा, कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा अपनी चीज़ को, वो सारी चीज़ों को डिसाइड करना। ठीक है, इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज हमारी, इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग क्या है, इसमें क्या हो गया, एक्टिव हो गए हो आप। ठीक है, यहाँ पे जब टीचर क्लास के अंदर चला गया, वो पढ़ाने लगा, अपनी चीज़ों को समझाने लगा, वो उस फेज़ के दौरान जो भी आप काम करते हो अपनी टीचिंग प्रोसेस में, वो सारी इसके अंदर आती है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज़ है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपको इसमें फ़र्स्ट पार्ट बताया, बहुत ही इजी से था, बहुत बेसिक पॉइंट्स थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका नाम ही पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि एक टीचर जो है अपने क्लास में जाने से पहले सारी चीज़ें तैयार करता है, अपने कंटेंट को, अपने मेथड्स को सारी, तो वो कौन सी फ़ेज़ कहलाती है, तो आपको पता होना चाहिए वो प्री एक्टिव फ़ेज़ कहलाती है। और भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो आपको अगर सारी चीज़ें पता होंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।